नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम UGC NTA नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के अपने नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की यह कक्षा संख्या 26 है। इस कक्षा को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो पिछली कक्षा में हमने देखा था। पिछली कक्षा में हमने अपने व्यंजन वर्ण के ऊपर चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने शुरू किया था कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे होगा। हमने पहले बात की थी प्रयत्न के बारे में कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न हमने देखा था कि कोई भी ध्वनि अगर हम बोलते हैं तो उसके उच्चारण होने से पहले जो जो हमारे उच्चारण अवयव हैं, उच्चारण स्थान हैं, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं, उनकी जो क्रियाएँ होती हैं, वो अभ्यंतर प्रयत्न मतलब आंतरिक ध्वनि उत्पन्न होने के पहले। और ध्वनि उत्पन्न होने के बाद क्या क्या चेंजेज आते हैं, जैसे कुछ कंपन होना, श्वास कितनी निकल रही है, ये सब चीज़ें। ध्वनि उत्पन्न हो गई है, उसके बाद उच्चारण अवयव और उच्चारण स्थानों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो इन दो प्रयत्नों के आधार पे हमने देखा, मतलब शुरू किया था व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। उसमें हमने देखा था पहले आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। उसमें हमने स्पर्श व्यंजन को देखा था और अंतस्थ को देखा था। ये दो चीज़ों को हमने देखा था। इसमें उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव बार बार आएंगे, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। उच्चारण स्थान वो हैं जहाँ से हम ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, मतलब फेफड़ों से वायु आई और पहले वहीं से जो ये उच्चारण स्थान हमारे होते हैं ना, जैसे तालु मूर्धा, वहीं से टकरा के ध्वनि उत्पन्न करता है। और बीच में कुछ ऐसे हमारे अंग होते हैं जो उनमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, वहाँ से जो ध्वनि आ रही है। और वो कैसे होते हैं? वो चल होते हैं। चल मीन्स कि उसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। जैसे आपका निचला होंठ हो गया, इसको आप मोड़ सकते हो और फैला सकते हो, ऐसे करके। ऐसे जीभ हो गई, ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन जो उच्चारण स्थान होते हैं वो लगभग रिजिड होते हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। जैसे कंठ हो गया हमारा, मूर्धा हो गया, तालु हो गया, ठीक है, और हमारे दांत हो गए, तो ऊपरी दांत हो गया और ऊपरी होठ हो गए, इनमें आप ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे उच्चारण स्थान में आते हैं। और जो चल होते हैं, मतलब कि जिनकी आकृति को हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से, वो अचल, उनको उच्चारण अवयव कहते हैं। तो उन दोनों के आधार पर ही हम इस चीज़ को समझेंगे, स्पर्श व्यंजन, हस्तस्थ, उसमें ये जो भी हैं। तो बार बार उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव आएंगे, तो उस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लेना। मैंने पिछली कक्षा में भी बोला था आपसे। तो दो हमारे भेद हो गए थे, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन और दूसरा अंतस्थ। अब आज की कक्षा में हम इससे आगे देखते हैं। तीसरा हो जाता है हमारा उष्म या संघर्षी। स्पर्श हमने में देखा था कि स्पर्श में क्या हो रहा था, उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव एक दूसरे को टच कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद ही ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। अंतस्थ में क्या देखा? अंतस्थ ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टच नहीं होता। जो अपने स्पर्श होते हैं ना, अंतस्थ के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। देखो, अंतस्थ में हमने तीन चीज़ें देखी थी। एक तो था अर्धस्वर, एक था प्रकंपित, और तीसरा हमारा था पार्श्विक, ठीक है। तो ये जो तीन थे, तो देखो अर्धस्वर में तो लगभग टच नहीं होता है, स्वर वर्णों की तरह सीधे ही ध्वनि निकल जाती है। जैसे अ बोल रहे हो ना, वैसे ही य, देख रहे हो जीभ कितना स्थिर है दोनों में ही। या व, होंठ का मूवमेंट हो रहा है, जीभ बिल्कुल ही स्थिर है। य कह लो, व कह लो, और कोई भी स्वर वर्ण कह लो, अ आ ई, जीभ बहुत ही स्थिर रहती है और ध्वनि लगभग यहाँ से उत्पन्न हुई सीधे बाहर निकल गई। अब उसमें जो लुंठित है और पार्श्विक है, इसमें जीभ का मूवमेंट है र ल, र और ल। पार्श्विक में क्या हो रहा है कि एक खिड़की टाइप की बन रही है, और र में क्या हो रहा है कि लुढ़का हुआ, ऐसे जीभ पलट जा रही है। तो ये हो गया। उसमें क्या होता है, तो दो में हम क्या देख रहे हैं कि या तो बहुत दूर ही रह रही है या फिर टच कर रही है। जैसे र और ला में तो टच ही कर जा रही है, या में बिल्कुल नहीं टच कर रही है, स्पर्श में बिल्कुल नहीं टच कर जा रही है, ठीक है। संघर्षी में क्या होता है, न टच करता है
जीभ मतलब अपने से उच्चारण स्थानों से और ना दूर रहता है, मतलब इतना करीब आएगा ना कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा संघर्ष करते हुए हवा उन दोनों के बीच में, मतलब उच्चारण स्थान उच्चारण वायु के बीच में संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए संघर्षी व्यंजन भी इसको कहते हैं। और उसमें है संघर्षी, गर्म टाइप की ऐसे निकलेगी, इसलिए उसमें व्यंजन भी कहते हैं। और चूंकि संघर्ष हो रहा है उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयवों के बीच, इसलिए संघर्षी व्यंजन। संघर्ष किस चीज़ का? वायु को बाहर निकलने में, ठीक है, संघर्ष करते हुए वायु बाहर निकल रही है, तो उसको उसमें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिख लेना आप, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो इसमें देखो कौन कौन से हैं। पहले परिभाषा जो मैंने देखा था वही चीज़ कि उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव यानी कि हमारी जीभ इतने करीब आ जाते हैं कि वायु दोनों के मध्य संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। तो इसमें कौन कौन सी अपनी ध्वनियाँ होती हैं? ये तीनों स हो गए और हा। अब देखो स में भी क्या है, हम शुरू से पढ़ते हैं ना, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। संस्कृत में इन चीज़ों पे बहुत जोर दिया जाता था इनके उच्चारण में। अगर तालव्य श है तो श के लिए आपको वो जीव वहीं टच करना है तालु के पास, श के लिए मूर्धा के पास, और स के लिए दंत्य स, तो दांत का प्रयोग करके उसमें जीव को तालु या मूर्धा में नहीं टच करना है, स, ठीक है। तो हिंदी में हालांकि जो नॉर्मल सा दंत स उसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा। तो अगर इनका उच्चारण जैसे करना हो, तालव्य स है तो आपको जो जीभ है तालु से टच करना है, श, और मूर्धन्य से है तो मूर्धा से, मतलब तालु से थोड़ा आगे, स, और दंत स तो जीभ को टच करने से बचना है, दांत का प्रयोग करके स, ठीक है। तो ऐसे करके ये ध्वनियाँ हैं जो कि उसमें संघर्ष में आती है। इसके अलावा ह भी इसी के अंतर्गत आता है, ह हो गया। और उसके बाद आपकी जो ये आगत ध्वनि है जो हमने पढ़ा था ना, ख ग ज फ, ख ग ज फ, तो इस समय देख रहे हैं क्या कि जीभ जा रहा है उच्चारण स्थान के पास, टच भी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही टच कर रहा है, एक मिनिमम गैप सा रह जा रहा है और वहाँ से वायु रगड़ खाते हुए बाहर आ रही है। तो ये सब ध्वनियाँ आएंगी अपने उसमें या संघर्षी व्यंजन में। तो ये लिख लेना, तीनों जो स हो गया, इसके अलावा ह, ग, ज, फ, ठीक है, ये सब हो गए उसमें या संघर्षी व्यंजन में। अब यहाँ एक पॉइंट आ जाता है भोलानाथ तिवारी का, वो भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान हैं कि हम उनको इग्नोर कर नहीं सकते। तो एक छोटा बॉक्स यहाँ बना लेना। अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार वो क्या कहते हैं, एक नया कंसेप्ट देते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
मतलब इनका कहने का ये मतलब था, अब देखो इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको अनुमान लगा सकते हो। मीन्स स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा, दोनों चीज़ होगा। गुना तिवारी कह रहे हैं कि कुछ वर्ण ऐसे हैं कि उनमें स्पर्श भी होता है, मतलब टच भी कर जाता है, और वायु रगड़ खाते हुए बाहर भी निकलती है, संघर्ष भी करती है। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया स्पर्श संघर्षी व्यंजन का, और उन्होंने कहा कि जितने भी छ वर्ग की ध्वनि है ना, च छ, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता कि पूरा ही टच कर जाती हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि मतलब टच तो कर ही जाती हैं और संघर्ष भी करती है वायु इसमें, यानी कि बहुत अच्छी तरह भी टच नहीं करती है। तो उनसे उससे इन्होंने नया एक वर्ग बना दिया स्पर्श संघर्षी व्यंजन का। तो कभी अगर एग्जाम्पल में पूछ दे तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंदर इन्होंने किसको माना, च वर्ग। मतलब इनका क्या था कि इन्होंने जो वर्ग बनाया ना उसमें स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को रखा। चवर्ग को उन्होंने स्पर्श में नहीं रखा था। इन्होंने कहा कि चवर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, इनकी झइयाँ, ये सब आएंगी स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कभी अगर बाई चांस पूछ दिया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत, या इनका नाम दे के ही पूछ लिया कि कौन सी ध्वनियाँ आ सकती हैं, तो इसमें आपको बताना होगा कि अपनी च वर्ग की जितनी ध्वनियाँ हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएगी। परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ चुके हो स्पर्श ध्वनि क्या है, संघर्ष ध्वनि क्या है, तो उसी के आधार पे ये चीज़ है, ठीक है। तीसरा के बाद यहाँ पे चौथा हो गया अपना एक उत्क्षिप्त। पढ़े थे ना हम कि उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, उत्क्षिप्त कह लो या द्विगुण। अब देखो अगर उत्क्षिप्त का हम संधि विच्छेद करें ना, उत प्लस छिप, तो उद, उद है, उद, हाँ उद प्लस छिप। तो इसका अगर मीनिंग देखोगे ना तो ये हो जाएगा ऊपर, और छिप मतलब हो जाएगा फेंकना, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंकना। उत्क्षिप्त ध्वनि में कौन कौन सी हैं हम जानते हैं ना, ये है और अड़। देखो अंगा में जो होता है ना, अंगा में इधर साइड रहता है, ध्यान रखना। और जो उत्क्षिप्त व्यंजन वाला अड़ा है उसमें नीचे होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें आप गौर करोगे ना तो ध्वनि मतलब जीभ अपनी क्या होती है, पहले ऊपर जाती है और एकदम से फेंक के नीचे की ओर, ड़ा ढा, ठीक है। ड़ा रा में क्या होता है कि रा में ऐसे लुढ़क जाती है, ठीक है। जीभ क्या होती है, ऐसे मान लो कि इस तरह से टर्न होके फिर ऐसे लुढ़कती है। ड़ा में क्या एकदम से तेज फेंकते हैं, पढ़ना, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, एकदम से ऊपर फेंक के और जीभ को तुरंत नीचे, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा था उत्क्षिप्त। ऊपर पहले फेंक के और फिर जीभ नीचे आती है तेजी की ओर, तो ये ध्वनियाँ होगी घड़ा और ढा। जैसे पढ़ना का जो ढा है वो, और पेड़ का जो उड़ा है ओढ़ा, तो ये दोनों भी इसमें आ जाएंगी अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, जिसमें क्या क्या हमने देखा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्म, तीन ही मेन है। दो और पॉइंट इसमें पढ़ सकते हो आप कि स्पर्श संघर्षी किसको बोला और उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोला, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात होगी। अब हम देखेंगे कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है इन व्यंजन वर्णों का। नेक्स्ट हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर
व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, कि बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन वर्णों को हम कैसे बांट सकते हैं। तो इसमें दो तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अब देखो, जैसे अपना बहुत सारा शरीर में बहुत सारे तंत्र है ना, भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र है, सांस लेने के लिए अपना श्वसन तंत्र है, ठीक है, और मतलब इस तरह से बहुत सारी इकाइयाँ हैं अपने शरीर में। इसलिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक स्वर तंत्र भी है, स्वर तंत्रियाँ भी हैं हमारे शरीर के अंदर, जो मोटा मोटी आप मान के चलो कि ये गले के आसपास है, ठीक है, इधर ही हैं, बटी हुई हैं, एक ही जगह पे नहीं है, लेकिन इसी के आसपास हैं, गले में ही है। तो इन स्वर तंत्रियों में कैसे कंपन होता है उस आधार पे भी वर्गीकरण किया गया है। कंपन का चूंकि हम पढ़ रहे हैं ना बाह्य प्रयत्न, यानी कि ध्वनि तो अब यहाँ से उत्पन्न हो गई, लेकिन उसके बाद स्वर तंत्रियों में कैसा क्या उनका मतलब परिवर्तन हुआ, वहाँ पे क्या क्रिया हुई, उस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर तंत्र अंदर की ओर है, आप एकदम से इसको टच करके और ऐसे तो महसूस नहीं कर सकते हो कि कैसे हम इसको बांटेंगे। अगर उसका कुछ ऐसा ट्रिक मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं ना, इनमें क्या गति होती है या इनका आकृति कैसे बदलती है जब ध्वनि उत्पन्न होगी, उसके आधार पर वर्गीकरण है। इसमें आता है घोष, अपना घोष वर्ण और सघोष वर्ण, या अघोष और सघोष भी कहते हैं। सघोष वर्ण या अघोष वर्ण दो इसमें हो जाती हैं। तो सघोष में क्या होता है कि जो स्वर तंत्रियाँ होती है ना, जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो बहुत नज़दीक आती हैं, उसमें कंपन ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो कंपन मतलब यहाँ तो होता है और बाहर निकले तक मुख तक उसका प्रभाव रहता है। तो ऐसी ध्वनियों को सघोष कहते हैं, यानी कि स्वर तंत्रियाँ बहुत ही नज़दीक रहती हैं। अब जब स्वर तंत्रियाँ ऐसी होती हैं कि दूर दूर हो जाती हैं, कंपन हुआ और दूर हो गई, तब वो अघोष कही जाएंगी। जब कंपन हुआ और नज़दीक आ गई तो सघोष कही जाएंगी। अब जो कंपन हुआ और स्वर तंत्रियाँ दूर दूर हो गई तो वो अघोष कही जाएंगी। तो इसको याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा, सघोष वर्ण। कौन कौन से, तो इसमें क्या होती है कि स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के नज़दीक रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना ये जगह मैं छोड़ रहा हूँ कि बताऊंगा आपको कौन कौन से इसमें वर्ण होंगे। अघोष, स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से दूर रहती हैं। अब देखो इसमें जो वर्ण है ना, अब इसको तो ऐसा नहीं कि मूर्धा से टच करके आप पता करो कि यहाँ टच हो रहा है, त में दांत टच हो रहा है, तो ऐसा तो इसमें है नहीं। इसको देखो याद ही करना पड़ेगा घोष और सघोष में कौन कौन से आएंगे। तो ट्रिक इसमें ये रखना कि सघोष सा मतलब क्या है, साथ, एक साथ। तो जब एक साथ होगी यानी कि संख्या ज़्यादा होगी, और अघोष मतलब आ गया ना कि बिना, तो बिना झंकार वाली, ये झंकार वाली होगी, बिना झंकार वाली होगी। तो कंपन उसमें ज़्यादा होगा, नज़दीक रहेंगी, और वो कंपन मुख तक आएगा, ये सघोष हो गई। और जिन मुख तक नहीं आएगा तो उसमें अघोष हो जाती हैं। तो कम संख्या वाले अघोष में आएंगे और ज़्यादा संख्या वाले सघोष में। पहला तो ट्रिक याद रखना। तो अपने जो पंचम वर्ण वाला कंसेप्ट है ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग ऐसे वाला, तो उसके प्रथम दो वर्ण जो भी हैं वो अघोष में आएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे अघोष में,
वर्ग के प्रथम दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अपना हो गया मतलब क ख, ठीक है, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये सब। और उसके अलावा श, और दंतेश, ये भी आ जाएंगी अघोष वर्ण के अंतर्गत, ठीक है। और सघोष में प्रथम दो वर्ण अघोष में हो गया, तो लास्ट के तीन वर्ण, ठीक है। तो वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, मतलब समझ गए ना, ग घ अंगा, ज झ इया, ऐसे करके। और लिख ही देता हूँ इसको, ग घ अंगा, ठीक है, ज झ इया, हो गया ड ढ ढ अण, ठीक है। उसके बाद आपका द ध न, ठीक है, ब भ म, ये सब। उसके अलावा सारे स्वर्ण वर्ण, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सघोष में ही आ जाएंगे। इसके देखो य से ह तक एक है ना कि अपना य से ग तक जितनी भी होती है हम मानते हैं कि य से ग तक एक पूरी लाइन होगी। तो जो कम वाला अघोष में आ रहा है तो बाकी सब सारे सघोष में हो जाएंगे, यानी कि य र ल व ह छ त्र ज्ञ स्र, ऐसे करके ये सारे आ जाएंगे सघोष में। तो समझ गए, यानी कि जो ज़्यादा संख्या वाले हैं वो सघोष में है। स मतलब 7 होता है, तो 7 जब रहोगे तो ज़्यादा ही रहोगे, तो उसको सघोष में कर देना। जो कम संख्या वाले हैं वो अघोष में रहेंगे। तो प्रथम दो अघोष में, लास्ट के 3 सघोष में। ऐसे ही य से ग वाले में याद रखना कि जो कम समूह वाले हैं, यानी कि 3 9 सा, यही तो कम संख्या में है 3, तो ये रह जाएंगे अघोष में। और य से बाकी जो हैं ग स्र तक सब हो जाएंगे सघोष में। उसके अलावा सारे स्वर्ण वर्ण भी सघोष में ही होंगे। तो इस तरह से हमारा होगा ये सघोष वर्ण और अघोष वर्ण, ये बाह्य प्रयत्न के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा श्वास की मात्रा, कितनी श्वास निकलती है, उसके आधार पे भी इसमें वर्गीकरण है। उस चीज़ को हम कल देखेंगे। तो आज की कक्षा यहीं रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, जान सकें हमारे चैनल के बारे में। और नियमित तौर से क्लास करते रहिए। जिस दिन क्लास नहीं भी आ पा रही है तो पिछली चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। जल्दी हम मतलब जो एक रेगुलरिटी की हर दिन इसी टाइम पे क्लास हो, वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। थोड़ा भी चीज़ें सेटअप करने में टाइम लग रहा है। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ रेगुलर, और दोस्तों को बताते रहिए इस चैनल के बारे में, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।